देखिए, सबसे पहले देश की जनता के सामने ये तथ्य रखने बहुत आवश्यक हैं कि सिद्दीक कंपन क्या है और सिद्दीक कंपन हाथरस में क्या कर रहा था। सिद्दीक कंपन हाथरस में एक प्लांटेड व्यक्ति था जो अपने गर्दन पर एक फर्जी प्रेस का जो है आईडी कार्ड टांग कर वहां पर घूम रहा था और अपने राजनीतिक आकाओं के स्क्रिप्ट को जो है वहां पर एग्जीक्यूट कर रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने हलफनामे में कोर्ट के अंदर बताया कि सिद्दीक कंपन उस अखबार का पत्रकार बना घूम रहा था जो 2018 में बंद हो गई थी और आज की तारीख में सिद्दीक कंपन जो है पीएफआई का जो है सेक्रेटरी है। अब देश की जनता की ज़हन में ये बात है कि पीएफआई कौन है। दिल्ली से लेकर जो है लखनऊ और बेंगलोर से लेकर जो है अलीगढ़ तक देश के अंदर हिंसा और दंगे फैलाने का काम इस देश में पीएफआई करती है और तमाम देश की तमाम सरकार की एजेंसियां, तमाम राज्य सरकारें उसके खिलाफ जो है जांच और कार्रवाई को आगे बढ़ा चुकी हैं। परंतु इस देश में अर्नब गोस्वामी के ऊपर होती हुई ज्यादतियों पर चुप रहने वाले ये प्रोपोगेंडा डिजाइनर पत्रकार आज सिद्दीक कंपन के ऊपर हो रही कार्रवाई के ऊपर किस प्रकार से चिल्लाचोट कर रहे हैं। इन लोगों के छाती में दूध सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए क्यों उतरता है जो संप्रदाय विशेष से होता है। क्यों आज अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हो रही ज्यादतियों पर बरखा दत्त नहीं बोली, क्यों राजदीप सरदेसाई नहीं बोला, क्यों रजत शर्मा नहीं बोला, क्यों शेखर गुप्ता नहीं बोला। परंतु ये सारे के सारे लोग एक तरफ से किसके लिए बोले, राणा अयूब बोली, क्विंट बोला, प्रिंट बोला, सब लोग बोले। किसके लिए बोले? सिद्दीक कंपन के लिए बोले। और तो और सगारिका घोष तो देश के जो है चीफ जस्टिस तक को जो है बुरा भला बोल चुकी हैं। देखिए, इस देश के अंदर एक फैशन हो गया है कि आप देश की सत्ता के खिलाफ बोलिए, आप देश की कानून व्यवस्था के खिलाफ बोलिए, आप देश के सीजीआई के खिलाफ बोलिए, तब बोलेंगे जब न्याय इनके मन मुताबिक नहीं होता। आप देखिए, इस देश के अंदर कई सौ साल से लंबित मामला श्री राम जन्मभूमि का आया। जब तक उस केस का फैसला नहीं हुआ था, इस देश में तमाम लोग बोलते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा। इस देश की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए कानूनी रूप से उस लड़ाई को आज देश के सामने एक तरीके से पूरा कर दिया। परंतु इस देश के अंदर एक ऐसी असंतुष्ट आत्माओं की लॉबी है जो इस देश के अंदर एक अलग ही नैरेटिव चलाती है। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि राजदीप सरदेसाई है, राजदीप खान नहीं है, सगारिका घोष है, सगारिका फातिमा नहीं है, परंतु उन लोगों का जो ये सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म है, मुझे नहीं समझ आता कि इन लोगों के दिमाग में वो कौन सा जो है नशा चढ़ा हुआ है। क्यों ये अपने देश के अंदर ही एक अफरा तफरी का सा माहौल बनाना चाहते हैं। एक तरफ ये अपने आप को जो है बहुत बड़ा पत्रकार समझते हैं, लोकतंत्र के अंदर ये अपने आप को बहुत बड़ा स्तंभ बताना चाहते हैं, परंतु इन लोगों की हकीकत ये है कि इन लोगों का जो दिल वो सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय विशेष के लिए धड़कता है। क्या अर्नब गोस्वामी का ये गुनाह है कि वो हिंदू है? क्या अर्नब गोस्वामी का ये गुनाह है कि वो देश में सनातन की बात करता है? अर्नब गोस्वामी का क्या ये गुनाह है कि वो पालघर में हुए संतों की हत्याओं के ऊपर जो है सवाल उठाता है? अगर है तो इस गुनाह में आप और हम भी शामिल हैं। परंतु आपने इस देश के इन डिजाइनर पत्रकारों को, इन अवार्ड वापसी गैंग को, इन बड़ी बिंदी और मोमबत्ती गैंग वाले एसी कमरों में बैठकर देश के अंदर एक मनगढ़ंत नैरेटिव सेट करने वाले लोगों को पालघर पर मौन देखा होगा। आपने यूपी के अंदर सपा सरकार में शाहजहांपुर में एक जो है पत्रकार को आग लगाकर मार दिया, तब कोई पत्रकार नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि इनके लाल टोपो वालों की सरकार थी। आज भाजपा के शासित किसी भी प्रदेश में किसी पत्रकार को दस्त लग जाएं और गलती से पत्रकार संप्रदाय विशेष का हो, मैं बता रहा हूं इस देश में जो है भूकंप आ जाता है। परंतु अर्नब गोस्वामी के साथ तमाम ज्यादतियां हुई, हाई कोर्ट के नियमों को धत्ता बता दिया गया, ठेंगे पर कानून है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और मुंबई पुलिस का कमिश्नर अपने इशारों पर जो है अपनी राजनीतिक और अपनी पुलिसिया शक्ति का दुरुपयोग कर
किस प्रकार से जो है अर्नब गोस्वामी से लेकर कंगना रनौत हो, चाहे कोई आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर हो, चाहे कोई ट्विटर एक्टिविस्ट हो, उन सब के ऊपर किस प्रकार की ज्यादतियां कर रहे हैं वो देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी भारी भरकम ऑब्जर्वेशन दी है, वाई चंद्रचूड़ ने इतना जबरदस्त उसमें लिखा है। मैं तो चाहता हूं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट उस दिन अर्नब गोस्वामी के लिए आया था, देश के मेन स्ट्रीम चैनल्स को जो है वो पढ़कर सुनाना चाहिए, और महाराष्ट्र की सरकार को और इन सभी लेफ्टिस्ट को, ये जो देश के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल बनाते हैं, जो गोदी मीडिया जैसे शब्दों का कॉइन करते हैं, जो इस देश के अंदर जो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है नाम के झूठे झूठे फलसफे इस देश में गढ़ते हैं। अगर इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती ना, तो सबसे पहले इन लोगों की दुकानों पर ताले लगते, इन लोगों के मुंह पर ताले लगते। और आज 6 साल हो गए इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए, इनको किसी ने टच तक नहीं किया है, इनके खिलाफ एक केस भी नहीं हुआ है। आप देखिए रवीश कुमार को, देखिए रात के 9 बजे वो अपना प्राइम टाइम करता है, और इस प्रकार से प्राइम टाइम करता है कि ऑफिस पहुंचते तक कहीं रास्ते में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उसको पीट दिया हो, और वो जो है अपने खींच अपने स्टूडियो में निकाल रहा हो। राजदीप सरदेसाई तो एजेंडा लेके बैठता है कि भाजपा का प्रवक्ता होता है, यदि वो सही तरीके उनको जो है उनका जो है न्यायोचित जवाब भी दे दे तो उनको वहां रोक कर जो है अपना एजेंडा सेल करता है। और उसके बाद जब वो पकड़ा जाता है अपने ही जो वेब में, जब राजदीप सरदेसाई और उनकी बीवी सगारिका घोष जो ट्वीट खेलते हैं और हर दूसरे दिन वो एक्सपोज होते हैं, परंतु ढिठाई की पराकाष्ठा है, ना माफी मांगे। क्यों? पत्रकार और पत्तलकार में इस देश में जो है फर्क करना देश की जनता ने सीख लिया है। पत्रकार और दलाल में इस देश की जनता ने जो है फर्क करना सीख लिया है। इसीलिए तो जब अर्नब गोस्वामी तलोजा जेल से बाहर निकल रहे थे, तब हजारों हजार की भीड़ वहां खड़ी थी। जिस अर्नब को पकड़ने के लिए जो है 50 पुलिस की फोर्स गई थी, उसको छोड़ने के लिए 2000 पुलिस और 22 गाड़ियां लगानी पड़ी। तो जब आप देश हित की बात करोगे तो देश की जनता आपके साथ खड़ी होगी, पर आप किसी गांधी परिवार या किसी ठाकरे परिवार की गुलामी करोगे, उनकी चरण चाटुकारिता करोगे, तो देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। एक बरखा दस सिद्दीकी कंपनी पर डिबेट करा देती है, उसके बाद पता लगता है कि ये पीएफआई का सेक्रेटरी है, लेकिन इन लोगों की हिम्मत देखो, उसके बाद माफी नहीं मांगते और कहते हैं कि हम संविधान को बचाने निकले हैं। नहीं, देखिए इनको कोई संविधान नहीं बचाना। पहली बात तो ये लोग आज तक सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से इन लोगों ने देश के अंदर संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाई हैं। ये लोग देश में इंसान को इंसान नहीं समझते थे। ये लोग लोकसभा राज्यसभा के अंदर ऐसे घुसते थे जैसे इनके बाप का घर हो। परंतु आज 2014 में जब देश में नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो देश की सरकार ने इनको आईना दिखाने का काम किया। ये लोग मनमोहन सिंह के सरकार में जो है सरकारी खर्चे पर विदेश में जाकर अय्याशियां उड़ाते थे, प्रधानमंत्री के पूरे कुनबे के साथ जाया करते थे। परंतु देश की अब की सरकार ने ये फालतूगिरी के खर्चे बंद कर दिए। इन लोगों को जो फीड्स लेनी होती है वो भी दूरदर्शन से खरीदनी पड़ती हैं। इन लोगों को विदेश में प्रधानमंत्री का दौरा कवर करना होता है, वो भी अपने खर्चे पर करना होता है। तो भैया, जब आप अभी तक 10 साल से सरकारी दामाद बनकर जो है अपना एजेंडा चला रहे थे, अब सब कुछ अपने खर्चे पर करना पड़ जाए और आपकी तथाकथित लाइजनिंग बंद हो जाए और सरकार आपकी बात ना सुने, क्योंकि पहले तो ये लोग सरकार बनाते थे, सरकार के अंदर मंत्री बनाते थे। नीरा राडिया का टेप देश के अंदर बड़ा पॉपुलर हुआ, देश की जनता जानती है। पर आज इन लोगों की ढिठाई की जो है पराकाष्ठा इतनी है कि एक्सपोज होने के बावजूद भी ये लोकतंत्र बचाते हैं। ये लोकतंत्र के दलाल जो कल तक और आज तक अभी तक जो है राजमाता के ये चरण चाटुकार लोग, और ये अभी भी अगर लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं तो इससे बड़ा इग्नोरेंस कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से हमारे देश में बुद्धिजीवियों द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, इसके पीछे क्या वजह दिखाई दे रही है? देखिए, प्रोपोगेंडा सिर्फ यही है कि इस देश में 2014 से पहले आपने नीरा राडिया का टेप देखा होगा। पूरे देश के अंदर देश की जनता को पता लगा कि कैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट लॉबी की आड़ में ये तथाकथित पत्रकार एसी कमरों में बैठकर इसको मंत्री बनाना है, उसको हटाना है, उसको बनाना है, उसको हटाना है। तो ये किस प्रकार की लाइजनिंग करते थे। अंग्रेजी में बोलते हुए बड़ा अच्छा लगता है लाइजनिंग, परंतु शुद्ध देशी में अगर इसको बोलें तो इसको दलाली कहा जाता है। तो ये चैनल्स की आड़ में, पत्रकारिता की आड़ में दलाली किया करते थे। परंतु आज देश के अंदर जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आई तो नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा क्लियर कहा कि आपका काम जो है आप वो कीजिए, आपका काम पत्रकारिता का है तो आप पत्रकारिता कीजिए। अब क्या हुआ, पत्रकारिता करने लगे तो वो जो इनके दो नंबर के धंधे थे
वो सारे बंद हो गए। तो आज आप बरखा दत्त का हाल देख लीजिए, जो कभी अपने साथ जो है 10-20 पुलिस की फौज लेके घूमती थी, आज वो एक मोजो सेट लेकर खुद ही पत्रकार बनी घूम रही हैं। आज उनका हश्र क्या हुआ, उनके चहेते कपिल सिब्बल के चैनल से भी उनको लात मार के निकाल दिया गया। आज वो गली गली जो है एक वेब पोर्टल चलाती घूमती हैं। आज उनकी औकात क्या है देश बहुत अच्छे से जानता है। जो कभी हम लोग वी द पीपल करके कार्यक्रम चलाती थी और अपने मन मुताबिक, अपने राजनीतिक आकाओं के मन मुताबिक एजेंडे चलाती थी, आज उनका क्या हाल है वो आपने देख लिया। अरुण पुरी, जिसने राजमाता का इंटरव्यू कराया 2019 के लोकसभा से पहले, वो भी मजबूरी में, अब वो उनका चैनल पूछ रहा है कि आप पास्ता बनाती थी, आप किचन में काम करती थी, आपको मुश्किल तो नहीं? अरे भैया, पूछना था कि आपके बेटे के नेतृत्व में जो है इतने तमाम चुनाव हारे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, आपके नेतृत्व में इतने हजारों लाखों करोड़ के घोटाले, एक कठिन शब्द नहीं पूछा गया। कठिन शब्द इनको सिर्फ नरेंद्र मोदी से पूछना होता है। जब आपके पत्रकारिता के पैमाने एक नेता के लिए एक और दूसरे नेता के लिए दूसरे होंगे, तो देश की जनता फर्क करना जानती है। तो आज उन सभी लोगों के धंधों में जो है गिरावट आई है। जो 18 सालों से सर्वश्रेष्ठ, सबसे आगे और सबसे तेज बताते फिरते थे, आज 18 महीने पहले आए चैनल ने उनको उनकी औकात बता दी और वो टीआरपी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये आज देश के अंदर, देश की जनता के अंदर जो एक जागरण हुआ है, उस जागरण ने एक अभूतपूर्व उत्साह जो है पत्रकारिता जगत में भी किया है। और उत्साह का आलम यह है, अगर आज आप टॉप 5 चैनल उठा के देखेंगे, आपको उन टॉप 5 में 2 चैनल तो ऐसे हैं जो जुम्मा 2 साल भी नहीं हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो जनता की नब्ज समझकर, जो जन भावनाओं का सरोकार लेकर, जो जनता के सवालों के जो विषय हैं उनको आगे उठाएगा, निश्चित रूप से उसको जनता का स्नेह मिलेगा, जनता का प्रेम मिलेगा, उसी को टीआरपी मिलेगी, वही चैनल और वही पत्रकार जो है लोकप्रियता के तमाम मापदंडों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। बाकी लोग जो कल तक दलाली कर रहे थे वो आज भी दलाली कर रहे हैं और हो सकता है कल भी दलाली ही करें, क्योंकि वो पत्रकारिता की आड़ में पहले भी अपने एजेंडे चलाते थे, आज भी एजेंडे चला रहे हैं और उनके पास एजेंडा चलाने के अलावा कुछ नहीं बचा। क्योंकि हमने हाथरस में देखा, इस देश के एक तथाकथित सर्वश्रेष्ठ चैनल ने, तथाकथित सबसे तेज चैनल ने वहां अपने बड़े बड़े जिम्मी जिप लगाए थे। तो क्या देश की जनता जानना चाहती है? हो सकता है जांच के बाद पता लग जाए कि जिस सिद्दीकी की आप बात कर रहे हैं उसको भी जो है 10-20-50 लाख रुपए देकर प्लांट किया हो किसी चैनल वाले ने, और जिसके बड़े बड़े जिम्मी जिप लग रहे थे हो सकता है उसी ने प्लांट किया हो। तो इसके ऊपर जांच जारी है और जब जांच की रिपोर्ट आएगी तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें और आपको और देश की जनता को जो है इंतजार करना हो।